सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मेरा क्वेश्चन है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ 14th 15th and 16th terms in the expansion of 1 plus x to the power n are in AP, then find n। यानी कि यहाँ पे हमको दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ 14th 15th एंड 16th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, यानी 1 प्लस एक्स का पावर n जो है, अगर इसके 14, 15 और 16 टर्म को निकालते हैं तो वो एपी में आ रहा है। तो उस कंडीशन को अप्लाई करके आपको एन का वैल्यू निकालना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें अलग अलग वेज है सॉल्व करने के, तो उन सारे पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो एक्सपेंशन गिवन है उसको नोट कर लेंगे। तो गिवन एक्सपेंशन हमको क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स टू डी पावर एन हमारा क्या हो गया, ये एक्सपेंशन हो गया। 1 प्लस एक्स टू डी पावर एन हमारा हो गया एक्सपेंशन। अब अगर बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म की, तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने होते हैं, जितना एक्सपोनेंट रहता है उससे एक ज़्यादा। तो इसका एक्सपोनेंट n है, तो इससे एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, n+1, यानी n+1 टर्म्स इसमें होंगे। अब इसमें कंडीशन क्या बोला है कि अगर हम 14th 15th और 16th टर्म को निकालते हैं तो वो AP में है। वो किस में आ रहे हैं, AP में। अब अगर आप जैसे समझे कि ये 14th टर्म है, फिर ये 15th टर्म है और फिर ये 16th टर्म है, तो अगर हम इसको निकालते हैं तो किस में आ रहा है, AP में आ रहा है। यानी AP की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी 14, 15 और 16 जो है वो AP में है। अब इस कंडीशन का यूज करके ही हमको क्या निकालना है, n का वैल्यू। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हमें इसमें पता करना होगा कि हमें इसमें करना क्या है, या प्रॉपर वे में इसमें सॉल्यूशन में हम जब इस क्वेश्चन में n का वैल्यू निकालना है तो हमें कौन सा की पॉइंट्स यूज करना होगा। तो उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब हमें करना क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें बोला इफ द कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट की बात किया है, कोफिशिएंट ऑफ 14th 15 एंड 16 टर्म। तो अगर आप कोफिशिएंट की बात करें, जैसे हमको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 14th 15 और 16 टर्म का कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ 14th टर्म, तो 14th टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो अगर आप जैसे मान लेते हैं कि कोई टर्म आपको निकालना होता है, मान लेते हैं कि आपको TR+18 टर्म निकालना है, TR+18 टर्म निकालना है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, NC, और R+1 से एक कम लिखते हैं। तो R+1 से एक कम कितना होगा, R, और मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A है तो A लिखते हैं, और फिर N-R, और यहाँ पे B लिखते हैं और उसका पावर R। ये टर्म लिखने का स्टाइल है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कोएफिशिएंट की बात किया गया है, तो कोएफिशिएंट ये वाला टर्म होता है, NCR जो टर्म दिख रहा है यही हमारा कोएफिशिएंट होता है। यानी 14th टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो n है वो तो n ही है, तो ये हो जाएगा NC। अब यहाँ पे लिखते हैं R, जैसे यहाँ पे R है तो R+1 से एक कम कितना लिखना है, यहाँ पे एक कम लिखना है। तो 14th से एक कम कितना होगा, 13th, यानी कोएफिशिएंट ऑफ 14 टर्म जो हमारा होगा NC 13 होगा। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ 15th टर्म, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ 15th टर्म। तो 15 टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सेम एज इट इज लिखेंगे NC, और 15 से एक कम कितना होगा मेरा, 15 से एक कम हो जाएगा मेरा 14। तो NC 14 हमारा होगा कोएफिशिएंट ऑफ 15th टर्म। फिर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ 16th टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ 16th टर्म। तो वो क्या हो जाएगा मेरा NC, अब 16 से कम कितना हो जाएगा, 15। तो हमने इन तीनों का कोएफिशिएंट लिख लिया। अब हमें ये जो AP का कंडीशन दे रखा है उस AP के कंडीशन का यूज करके और इसमें हमको क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आप जनरली समझे तो मान लेते हैं मेरे पास AP में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास A1 है, A2 है और A3 है, ये तीनों अगर मान लेते हैं AP में है
तो बोला जाता है कि इसका सार अंतर यानी इसके बीच का डिफरेंस हर एक कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंस अब कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 से निकाल सकते हैं, या डी इक्वल टू दूसरा तरीका ये है कि A3 माइनस A2 से निकाल सकते हैं। यानी एक आगे वाला में से उसके पीछे वाला माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, यहाँ पे डी मिल जाता है। और ये जो डी आएगा और ये जो डी आएगा, AP जब है तो वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यही कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास कौन कौन से टर्म है, 14th 15th और 16। मान लेते हैं मेरे पास A14 है, या हमको दे ही रखा है A15 है और A16 है। बोला है कि ये तीनों AP में है। तो अगर AP में है तो मान लेते हैं हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारा एक डिफरेंस निकल जाएगा। और दूसरा डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, 16 वाले में से 15 वाला माइनस करेंगे तो A16 माइनस A15 भी हमारा क्या देगा, डिफरेंस देगा। और ये दोनों डिफरेंस सेम होंगे। अगर AP के कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों डिफरेंस मेरे क्या होंगे, सेम होंगे। यानी इसमें हम लिख सकते हैं कि A15 माइनस A15 ये वाला जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके A16 माइनस A15 के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों D इक्वल होंगे तो दोनों इसका राइट पार्ट भी इक्वल होगा। तो इसलिए A15 माइनस A14 इक्वल टू A16 माइनस A15। अब इस कंडीशन का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है प्रॉपर वे में। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, और ये जो हम कंडीशन है इसको अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास क्या है, A15 माइनस A14 किसके इक्वल होगा, A16 माइनस A15 के इक्वल होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा इस AP के कंडीशन से। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 14 टर्म है इसको A14 लिख सकते हैं, 15 टर्म को A15 लिख सकते हैं, 16 टर्म को A16 लिख सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि 14 टर्म की जगह पे ये रखेंगे, 15 टर्म की जगह पे ये रखेंगे और 16 टर्म की जगह पे इसका वैल्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 15 टर्म का वैल्यू क्या है मेरे पास, NC, और 15 से एक कम 14, ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। 14 टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, NC 13, 14 से एक कम 13 हो जाएगा। इधर 16 टर्म जो हमारा क्या हो जाएगा, NC 16, तो 16 है तो उससे कम कितना होगा मेरा 15, माइनस A15 यहाँ पे है तो इसको लिख सकते हैं NC 14 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा n फैक्टोरियल जो मेरा होता है, या NCR जो होता है NCR, उसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, या इसको ऐसे भी लिखते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो है फैक्टोरियल का ही सिंबल है। तो अब इसको ऐसे असेंबल करेंगे तो यहाँ पे NC14 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, तो n माइनस 14 फैक्टोरियल इनटू फिर यहाँ पे क्या है 14, यानी r का फैक्टोरियल लिखना है, यानी 14 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे NC13 है तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस 13 फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 30 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC15 है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन n माइनस 15 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 15 है तो ये 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे NC14 है तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 14 इंटू ये 14 है तो फैक्टोरियल ऑफ 14। अब आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ 3 निकालना है तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। या मान लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ n निकालना है तो उसको लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल करके ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, n माइनस 3 फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं। तो सेम एज इट इज इसका अप्लाई करने वाले हैं इन सारे चीज़ में। तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कॉमन क्या बनने वाला है, क्योंकि
जब बड़ा टाइप का इक्वेशन ये दिख रहा है तो इसमें हमको क्या करना होगा, n का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, कॉमन बनाना होगा। तो हम कॉमन किसका बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं इधर यहाँ पे भी n है, इसमें भी n है, यहाँ पे भी n है और इसमें भी n है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल n का हम कॉमन लेंगे। तो फैक्टोरियल ऑफ n का जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 1 बाई, यहाँ बचेगा 1 बाई n माइनस 14 फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 14 इंटू ये फैक्टोरियल में 14 माइनस यहाँ से भी n फैक्टोरियल जब हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 13 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13, फैक्टोरियल ऑफ 13। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ n का कॉमन ले रहे हैं तो फैक्टोरियल ऑफ n, और यहाँ पे बच जाएगा 1 बाई यहाँ पे बच जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 15 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 15 माइनस यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ n ही कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 14 माइनस फैक्टोरियल ऑफ इंटू फैक्टोरियल ऑफ 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 14। अब हमने कॉमन लिया जैसे ही तो ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग कोशिश करेंगे कुछ और कॉमन बनाने के लिए। तो जैसे देखिए सबसे छोटा ही कॉमन हम लोग बनाते हैं, या सबसे छोटा जो इसमें सब में मैच कर जाए ऐसा हम कॉमन बनाते हैं जो सब में अवेलेबल हो। जैसे अगर आप देखें कि n माइनस 13 इसमें है और n माइनस 14 इसमें है, फिर यहाँ पे n माइनस 15 है और n माइनस 14 है, तो अब हम सोचेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा जो इसमें है n माइनस 15 है। अब आप सोचेंगे कि n माइनस 15 कैसे छोटा है। तो देखिए यहाँ पे n में से 15 को माइनस किया जा रहा है, तो इसका वैल्यू जो भी आएगा n में से 14 माइनस किया जाए या n में से 13 माइनस किया जाए उससे छोटा ही होगा। तो इसलिए इसमें सबसे छोटा क्या है, n माइनस 15। तो हम सबको ऐसा सेट करेंगे कि सब में n माइनस 15 का कंसेप्ट आ जाए, तो एक कॉमन तो वो बन जाएगा। अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो टर्म है ये वाला, इसमें से तो हमको क्या कॉमन ले लेना है, n माइनस 15। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बचाइए 14, 13, 15 और 14। तो इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें से मिनिमम का हम क्या कॉमन बना सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन बनेगा वो क्या बन सकता है, मेरा 13 फैक्टोरियल। ये क्या बन जाएगा मेरा 13 फैक्टोरियल, क्योंकि 14 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13 लिख सकते हैं। 15 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और यहाँ पे 14 फैक्टोरियल है तो इसको भी 14 इंटू 13 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 13 फैक्टोरियल का कॉमन बनाएंगे और इसमें से n माइनस 15 फैक्टोरियल का कॉमन बनाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो अब ये मेरा बच गया है 1 बाई, इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं हम लोग। तो मेरे पास बच गया है 1 बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 14, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 14 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 13 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13 इक्वल टू, इधर बचा है मेरे पास 1 बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 15 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 15 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 14। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो 1 बाई मेरे पास क्या है, 1 बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 15 है तो इसको n माइनस 14 है तो इसको लिख सकते हैं n माइनस 14, फिर उससे एक कम करते हैं तो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 14 में से एक कम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं n माइनस 15। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और n माइनस 15 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि n माइनस 15 का कॉमन हमें सब में बनाना है, तो इसलिए हम n माइनस 15 यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल ऑफ 14, तो फैक्टोरियल ऑफ 14 को हम क्या लिख सकते हैं 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13, 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल ऑफ 13 क्यों बना रहे हैं कि सब में फैक्टोरियल ऑफ 13 हमको कॉमन लेना है। माइनस 1 बाई
ये n-13 है तो इसको लिख सकते हैं n-13 इंटू n-14, एक एक कम करते जा रहा है तो फिर बच जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल ऑफ n-15। तो n-15 तक आपको पहुंचना है और यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 13 है तो 13 तो एज इट इज है तो फैक्टोरियल ऑफ 13 ऐसे ही लिख देंगे। इक्वल टू में अब इधर देखेंगे तो इधर में मेरे पास क्या है 1/फैक्टोरियल ऑफ n-15। तो n-15 तो मिल गया तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। इंटू फैक्टोरियल ऑफ 15 को हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13, फैक्टोरियल ऑफ 13 माइनस यहाँ पे देखिए 1/, अब यहाँ पे भी सेम ऐसा ही बनेगा n-14 है तो n-14 लिखेंगे, फिर फैक्टोरियल ऑफ n-15 हो जाएगा इंटू में ये 14 फैक्टोरियल है तो 14 इंटू 13 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास सब में n-15 और फैक्टोरियल ऑफ 13, फैक्टोरियल ऑफ n-15, फैक्टोरियल ऑफ 13, फैक्टोरियल ऑफ n-15, फैक्टोरियल ऑफ 13 और यहाँ पे n-15 फैक्टोरियल ऑफ 13, यानी ये सारा इसमें कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन हम लोग बाहर ले लेंगे। तो जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 1/फैक्टोरियल ऑफ n-15 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13, ये जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1/n-14 इंटू क्या बच गया यहाँ पे केवल 14 माइनस 1/, यहाँ पे क्या बच जाएगा n-13 इंटू n-14 और ये दोनों टर्म तो कॉमन हो जाएंगे इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/, ये जब कॉमन हो जाएगा तो 15 इंटू 14, तो 15 इंटू 14 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/n-14 इंटू यहाँ पे 14 बच जाएगा इंटू 14। और हम यहाँ पे कॉमन किसका लिए हैं, एक मिनट, यहाँ पे कॉमन जो टर्म था उसको लिखा नहीं हमने, इस कॉमन वाले टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉमन यहाँ से हम क्या ले रहे हैं 1/फैक्टोरियल ऑफ n-15 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 13, ये हो जाएगा 1/, तो ये कॉमन ले लेंगे तो ये वाला कॉमन और इसमें भी ये और ये कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया 15 इंटू 14 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/n-14 इंटू क्या बच गया केवल 14। अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ क्या है हमारा कॉमन सेम है तो इसको और इसको हम क्या करेंगे कैंसल आउट कर देंगे। तो अब देखेंगे आप तो ये छोटा सा एक टर्म मेरे छोटा सा क्या है मतलब बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म मिल गया जो फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल है। तो ये क्या बन गया मेरे पास 1/n-14 इंटू 14 माइनस 1/n-13 इंटू n-14 इक्वल टू 1/15 इंटू 14 माइनस 1/n-14 इंटू 14। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखेंगे कि आगे हमको कैसे प्रोसीड करना है। तो अगर आप देखें इसमें तो जैसे हमने यहाँ पे जनरली इसको कॉमन बनाया था ताकि दोनों कैंसल आउट हो जाए। अब आप देखेंगे कि इस वाले टर्म में ये वाला जो टर्म दिख रहा है इसमें इन दोनों में n-14 है तो n-14 का इसमें से कॉमन बना लेते हैं 1/n-14 और बच क्या जाएगा यहाँ पे n-14 का जब कॉमन बना लेंगे इन दोनों का जब हम कॉमन ले लिए तो ऊपर बचा 1 और नीचे इसमें बच गया 14 माइनस इसमें ऊपर बचा 1 और नीचे इसमें क्या बच गया n-13। फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे जैसे आप देखेंगे कि इसमें भी 14 है और इसमें भी 14 है तो 1/14 का इसमें से भी कॉमन बना लेते हैं तो इसमें क्या बच जाएगा मेरे पास 1/15 माइनस यहाँ पे 1/n-14। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। तो इस वाले टर्म को नेक्स्ट पेज में हम नोट कर लेते हैं 1/n-14 का हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया मेरे पास 1/14 माइनस 1/n-13 1/14 माइनस 1/n-13 और इधर से हमने कॉमन लिया था 1/14 का तो बच गया था 1/15 माइनस 1/15 माइनस 1/, ये n-14 n/14
1/n-14। अब हम क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम करेंगे बीच में। तो एलसीएम जैसे ही हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/n-14 ऐसे ही। और जब इसमें एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 14 × n-13। अब n-13 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n-13 1 इंटू -1 × 14 -14 हो जाएगा ये, इक्वल टू ये 1/14 इंटू यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे हम 15 × n-14। 15 × n-14 तो इधर हो जाएगा n-15 n-14 -15 हो जाएगा ये, ऐसा टर्म आया। तो अभी आप देखेंगे इसमें, तो इसमें कुछ टर्म जो है कैंसल आउट होने वाला दिख रहा है। तो n-14 और n-14 कैंसल आउट हो जाएगा, और इस 14 से ये 14 भी कैंसल आउट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मेरे पास क्या बच गया ऊपर में n-13 और 14, ये हो जाएगा -27 अपॉन नीचे में n-13 और इधर n-14 और 15 29 अपॉन क्या हो गया मेरे पास 15। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 15 इंटू कितना हो जाएगा मेरा 15 इंटू n-27, 15 इंटू n-27 और इधर हो जाएगा n-13 इंटू n-29, n-13 इंटू n-29। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 15 में n से मल्टीप्लाई होगा 15n, -27 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये मेरा हो जाएगा 27 इंटू 15, 27 इंटू ये 15 हो जाएगा 405 इक्वल टू n में n से मल्टीप्लाई हुआ n हो जाए n स्क्वायर हो जाएगा, n से -29 में मल्टीप्लाई हुआ तो -29n, फिर -13 से n में मल्टीप्लाई हुआ -13n, -13 से -29 में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और 13 से 29 में मल्टीप्लाई होगा अगर तो ये बन जाएगा 377। अब हम क्या करेंगे, ये जो देखिए यहाँ पे n स्क्वायर वाला टर्म है, यानी यहाँ पे क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इस वाला जो टर्म है उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो n स्क्वायर -29, अच्छा ये जो है -29n और -13n, ये कितना हो जाएगा मेरा 29 और -13, तो मेरा ये हो जाएगा माइनस का 42n और ये प्लस का कितना है 377। अब ये वाला जो टर्म है 15n उधर जाएगा तो माइनस का 15n हो जाएगा, -405 उधर जाएगा तो प्लस का 405 हो जाएगा, इक्वल टू मेरा क्या हो गया 0। अब ये हो जाएगा n स्क्वायर -42 और -15, -42 और -15, ये कितना हो जाएगा मेरा -57, और यहाँ पे प्लस 377 और 405, 377 प्लस 405 मेरा हो जाएगा 782 इक्वल टू 0। ये मेरा पास n में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बना, और अगर हम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज में इसको लेते हैं, n² -57n रहेगा यहाँ पे, एक मिनट इसको n लिखेंगे 57n। तो अब ये हो गया मेरे पास n² -57n प्लस 782 इक्वल टू 0। ये कितना था मेरा n² -57n प्लस 782। तो अब इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है, यानी ब्रेक डाउन करना है अलग दो अलग पार्ट में, ताकि ये सॉल्व हो जाए। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म है 782, इसका फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 391, और फिर किससे कर लेते हैं 7 से कर लेते हैं, तो 7 से हो जाएगा 5, 7 से ये नहीं 7 से नहीं हो पाएगा, इसको करना होगा 17 से। तो अगर 390 ये जो है 17 2 बार में, और बच जाएगा मेरे पास 5 3 बार में, तो कितना आ रहा है 2 × 17 × 23 आ रहा है इसका फैक्टराइजेशन। अब हमको 57 लाना है, तो इसको क्या करते हैं, जैसे 2 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
34 हो जाएगा इंटू ये 23। इसको ऐड करके देखते हैं क्या दोनों वैल्यू सेम मतलब ये 57 आ जा रहा है। तो 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 और 2 में 5 ऐड करेंगे तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, यानी 57 आ रहा है यानी 34 इंटू 34 और 23 में इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 57 है तो माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 34n माइनस 23n, और 34 23 को फिर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे -34 और -23 तो ये प्लस का 78 मेरा आ जाएगा 782 आ जाएगा, प्लस का ये 782 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा n यहाँ से कॉमन करेंगे तो n-34 और माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग 23 का कॉमन ले लेते हैं, तो 23 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n-34 इक्वल टू 0। अब दोनों में n-34 है तो n-34 का हम लोग क्या करते हैं कॉमन बना लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे n-23 इक्वल टू 0। तो अब दोनों टर्म को 0 करेंगे तो n-34 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-23 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू -34 उधर जाएगा तो प्लस का 34 और n-23 उधर जाएगा तो प्लस का 23। तो n का एक वैल्यू आ रहा है 23 और दूसरा वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है 34 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास n का दो वैल्यू आया, एक n का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 23 और दूसरा n का वैल्यू 34 आ गया। तो इसके आने का मतलब ये हुआ कि अगर हम n की जगह पे 23 या 34 रख दें तो उसमें जो 14th टर्म होगा 15th टर्म होगा और 16th टर्म अगर हम उसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो वो एक AP के सीरीज में आएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।